नेचर ने केवल पहाड़ बनाया था, आपने डैम बना लिया। डैम बनाने के चक्कर में आपने ढेर सारे पेड़ों की कटाई कर डाली। जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, ये दोनों का जो मॉडल है बहुत खतरनाक है। हमें केवल टेक्नोलॉजी ही बचा सकती है और कोई तरीका नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं ओजांग टाइम्स। जोशीमठ में, उत्तराखंड के जोशीमठ में इस वक्त जो हो रहा है वो पूरे देश में चर्चा का विषय है और ये सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला उन लोगों के लिए है जो जोशीमठ में इस वक्त रह रहे हैं, अपनी आंखों के सामने अपने घरों को धंसता टूटता देख रहे हैं। उनकी आंखों के सामने सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है और वो उस घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिसमें वो बचपन से पले बड़े पैदा हुए, जिसको उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने बसाया था। लेकिन आज उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि जोशीमठ इस वक्त टाइम बॉम्ब की तरह बन गया है जो कि कभी भी फट सकता है। हालांकि लगातार पलायन के जो काम हैं वो शुरू हो गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सवाल कई दिमाग में आते हैं कि जोशीमठ को आखिर ये सब झेलना क्यों पड़ रहा है। हमने ओजांग टाइम्स ने आपको जोशीमठ की कई खबरें दिखाई हैं पहले भी, लेकिन आज हम आपको दिखाना चाहते हैं एक्सपर्ट का व्यू कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में जुड़े हैं वो ओजांग IAS अकेडमी के MD हैं, लेकिन साथ ही वो देश के प्रतिष्ठित अध्यापक हैं जो कि देश का भविष्य बनाने वाले, जो तैयारी करते हैं IAS की, उन बच्चों को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। और इनकी इन सब्जेक्ट्स पे इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि कहा जाता है कि छपता बाद में है, पढ़ाया पहले जाता है। तो हमारे जो गेस्ट हैं आज के, वो जिन घटनाओं के बारे में या जिन बातों के बारे में कई महीनों और सालों पहले ही जिन्होंने अंदेशा लगा लिया हो, वो बाद में होती हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं ओजांग सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। सर, जोशीमठ का जो मुद्दा है, जो वहाँ पर हो रहा है, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाता है। चीज़ें ऑलरेडी डरा रही है, जो वहाँ के फैक्ट सामने आ रहे हैं। और हाल ही में इसरो की जो तस्वीर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 12 दिनों के अंदर, जो कि जनवरी से दिसंबर से लेकर जनवरी तक का ड्यूरेशन है, उसमें 5.4 सेंटीमीटर तक जोशीमठ और ज़्यादा अंदर धंस गया है। बिल्कुल। हालांकि इसरो की सैटेलाइट की तस्वीरें पहले पिछले साल भी आई थी जिसमें 8 या 9 सेंटीमीटर वो करीब नीचे धंसा था, लेकिन वो ड्यूरेशन बहुत लंबा था। लेकिन अभी ये बहुत तेज़ी से धंस रहा है। क्या वजह हम है, यही जानना चाहते हैं जोशीमठ की और पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर जोशीमठ के इस धंसाव के पीछे क्या रीज़न है और क्या प्रक्रिया है जो पहाड़ों में होती है। देखिए, इस पहलू के कई जवाब हो सकते हैं, इसमें हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं, जैसा आपने परिचय दिया कि ज्योग्राफी के अध्यापक के रूप में, सबसे पहले वहाँ बात करता हूँ। ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी हिस्सा, जो सेब का छिलका होता है, इसे हम लोग भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये जो भी हम पर्वत, पठार देख रहे हैं, हम झीलें देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर देखते हैं, ये सभी एक संतुलन में होते हैं। इसको आइसोस्टैटिक बैलेंस कहा जाता है, समस्थित संतुलन। अगर कोई हिमालय अगर है तो वो अगर ऊंचाई प्राप्त कर रहा है तो वो अपने रूट में भी उतना बैलेंस लेता है। और जो भी चीज़ें हैं, चाहे प्राचीन समय से देखें तो हमारे वन, हमारे जल, हमारे पर्वत, ये सभी एक बैलेंस को क्रिएट करते हैं। अब इसका दूसरा पहलू है, उत्तराखंड में बहुत सालों पहले विकास की एक नई गाथा लिखी जाने लगी और उस गाथा में, ये आपको जल्दी आंकड़े नहीं मिलते हैं, कई साल पहले ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे खास क्षेत्र उत्तराखंड को बनाया गया। इसीलिए आप देखेंगे जो बिजली यानी पन बिजली बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपके यहाँ पर हैं और 86,000 मेगावाट से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बताई गई। और ऑफ कोर्स अगर राज्य को आगे जाना है, बिजली बनानी है, भारत को ऊर्जा संकट से बाहर निकलना, ऊर्जा सुरक्षा चाहिए, तो उस बिजली की आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि जब आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आपको बड़े बड़े डैम बनाने होंगे, पानी को रोक कर रिजर्वायर में उसको रखना होगा। नदियों का जो प्रवाह होता है, यानी जो फ्लो ऑफ रिवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली पहाड़ों में। पहाड़ों में नदियां जो बहती हैं वो बहुत तेज बहती हैं, उसको रैपिड्स बनाते हुए गहरे गॉर्ज काटती हैं और वो एक्चुअली पहाड़ों का किनारा भी तय करती हैं, ग्राउंड वाटर को भी वो सिंचित करती हैं। तो ये क्या होता है, जो नदी पहाड़
मिट्टी, ढलान, वन, ये सभी एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। अब जब आपने डैम बनाना शुरू किया तो आपने नदियों का जो नेचुरल फ्लो है उसको आपने रोक दिया, आपने जलाशय बनाया और वो प्रेशर आना शुरू हुआ। नदियों का पानी जैसे ही वो फ्लो उसका कम हुआ, कंट्रोल होने लगा, आप बिजली बनाने लगे, तो उससे क्या होता है कि जो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है या जो उसको बैलेंस हो रहा है वो काफ़ी कम हो गया। नदियाँ पहाड़ के साथ साथ नीचे उतरती हैं मैदानों तक, तो वो क्या होता है, वो उस बैलेंस को बना कर रखती हैं। अब पहाड़ों का भार, उस जलाशय का भार, वो जो आपने कंस्ट्रक्शन किया उसका प्रेशर, नीचे की तरफ तो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है, लेकिन उसको बैलेंस नहीं किया जा रहा है और एक्सेसिव प्रेशर। नेचर ने केवल पहाड़ बनाया था, आपने डैम बना लिया, आपने जलाशय बना लिए, बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए, ये आपने आर्टिफिशियल प्रेशर वहां क्रिएट कर दिया। दूसरा क्या हुआ, डैम बनाने के चक्कर में आपने ढेर सारे पेड़ों की कटाई कर डाली, और आप जानते हैं कि इस तरह से वहां काम होता है। 10 पेड़ों को कटाने का बात हुई, आपने उसको 20 पेड़ काट लिए, आराम से ये काम हो जाता है। फिर आपने डायनामाइट लगाया, आपने सड़कों को बनाने के लिए आपने पत्थरों को तोड़ना शुरू किया। अब डायनामाइट कोई एक पत्थर तोड़ेगा, वो अंदर ही अंदर उसको चटका देता है। ये जो हार्ड रॉक्स हैं ये बेसिकली उस पहाड़ का बेस है, उसका जो जिसपे वो पूरा हिस्सा टिका हुआ है। आपने पेड़ काटा तो पहाड़ की ऊपरी सॉइल खत्म होने शुरू हो गई, अब वो धड़ाधड़ वहां से हटती जा रही है। आपने चट्टानों को दरका दिया, आपने जो है जब डायनामाइट्स लगाए तो अंदर से पत्थर कमजोर होने लगे, तो इससे भूस्खलन यानी जो लैंडस्लाइड्स है उसकी घटनाएं बढ़ने लगी। लेकिन जो असली प्रॉब्लम आ रही है वो ये हो रहा है कि जो आप विकास कर रहे हैं वो अनियंत्रित होता चला जा रहा है। आप जो भी कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं वो नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करता चला जा रहा है, ब्लास्ट हो तो रहा है दिन। और नीचे से आप पानी निकालते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है आप पानी को निकालते जा रहे हैं। तो जब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, बड़े ध्यान से समझना है इसको, जब ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो जब नीचे जो ग्राउंड वाटर है उस प्रेशर को क्या करता है, जैसे गाड़ी का शॉकर होता है, तो गाड़ी का शॉकर क्या करता है, जब कोई गड्ढा पड़ता है, जब नीचे की तरफ गाड़ी जाती है तो उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ऊपर से प्रेशर आ रहा है पहाड़ों का, जलाशयों का, तो नीचे जो ग्राउंड वाटर की लेयर्स होती हैं या जो पानी होता है, जो नमी होती है, वो उसको बर्दाश्त कर लेती है। सेम चीज, अब आपने पानी का अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया, पानी को आपने बाहर निकाल लिया, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा था, नदियों का आपने फ्लो कम कर दिया, ठीक है, आपने डैम बना दिए बड़े बड़े, उसका मार्ग रोक दिया। अब क्या हुआ कि एक्सेसिव प्रेशर बढ़ने लगा, और जो शॉकर था, जैसे गाड़ी से आप शॉकर निकाल लें, स्प्रिंग निकाल लें, तो अचानक से जब गड्ढा पड़ेगा तो क्या होगा, दांत आपके हिल जाएंगे। तो एक्चुअली जोशीमठ कुछ और नहीं है, वो आपने स्प्रिंग उसकी निकाल ली, अब दांत आपके हिल गए। तो वो क्या हो रहा है, वो पूरा धसाव करता चला जा रहा है। और ये सिर्फ एक उसकी घटना नहीं है, मैंने बहुत पहले इसको क्लास में पढ़ा दिया था कि धीरे धीरे ये अमूमन जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है, जहाँ पर भी नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। शहर के शहर जो है गड्ढों के अंदर घुसते चले जाएंगे, और ये बहुत कॉमन आने वाले टाइम में ये होगा। सर स्पेशली जब जोशीमठ की हम बात करते हैं तो कई सालों पहले, आज से लाइक 46-47 साल पहले जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है उसमें बता दिया गया था, इस खतरे को बहुत साफ तौर पर जो है दिखा दिया गया था। और सिर्फ वही रिपोर्ट नहीं, उसके बाद 2001 में भी रिपोर्ट आई थी जिसमें इस खतरे के बारे में चेता दिया गया था, लेकिन बावजूद कह सकते हैं कि शासन प्रशासन ने जो है सुध नहीं ली, या फिर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बेतरतीब तरीके से हो रहा था उसे रोकने के प्रयास नहीं किए। बट इन रिपोर्टों में सर क्या संकेत दिया गया था, अगर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की हम बात करें, उसे क्या है ना, समझना पहले अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि ये जो जितनी भी कमिटीज रिपोर्ट है, सबको पता है कि जो हिमालय है वो बेसिकली एक टेक्टोनिक रीजन है, यानी कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशिया की प्लेट में धंस रही है, ठीक है, ये धंसती चली जा रही है, और ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, ये अर्थक्वेक जोन है। तो यहाँ की ज़मीन हमेशा हलचल में रहती है, आपको यहाँ पर जो नेचर है उसके साथ ज्यादा आप छेड़खानी करने का आपके पास चांस ही नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट स्टैटिक, दैट इज नॉट स्टैटिक। हमेशा ये क्या होगा, ये मूवमेंट करती रहेगी, टेक्टोनिक मूवमेंट है ये। तो यहाँ पर हमेशा अंदर प्लेटों में एनर्जी रिलीज होती रहती है, भूकंप आएंगे, प्लेटें टूटेंगी, पहाड़ दरक जाएंगे, ये लैंडस्लाइड एरिया है। तो आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स नेचर ने हमें दिए हैं, जैसे नदियों का नेचुरल फ्लो बनाए रखना, आपको एक्सेसिव प्रेशर वहां नहीं क्रिएट करना है जलाशय बना के, आप पेड़ एक्सेसिव नहीं काट सकते, आप डायनामाइट लगाकर पत्थरों को नहीं तोड़ सकते, ज्यादा ऊंची इमारतें, ठीक है, आप बहुत ढेर सारा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ऐसी इमारतें जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, जैसे आप इमारतें ऊपर बनाते हो तो ये ढाल पर बनती हैं। प्लेन में आप कितनी भी ऊपर बना दो, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच से जाती है, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें नहीं बना सकते। तो ये क्या, ये बहुत ही खतरनाक है। तो मनुष्य कई बार जैसे होता है कि भाई चलो निवेश चाहिए, राज्य को कुछ भी चाहिए, तो जो कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हो रहा है या जो कंस्ट्रक्शन एमपी में हो रहा है वही आप उत्तराखंड में नहीं कर सकते, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई,
भाई विकास भी चाहिए राज्यों को, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप एक्सेसिव टूरिज्म वहाँ बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। अब टूरिज्म आ रहा है तो उनको रहने के लिए होटल चाहिए, उनको तरह तरह की चीज़ें चाहिए। तो हम एक्चुअली जो है एजुकेट नहीं है कि इको सेंसिटिव जोन किसे कहते हैं, टेक्टोनिक जोन किसे कहते हैं। तो क्या होता है, हम नेचर से खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब नेचर रिबाउंड करती है, नेचर जब हमें जो है वो जवाब देती है, तो हमारे लिए ये जो घटना हम देख रहे हैं बहुत छोटी घटना है, ये शुरुआत है अभी, ठीक है। ये मैन मेड डिजास्टर बन जाएगा धीरे धीरे, और आप देखिएगा ये कई क्षेत्रों में फैलता चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, एक तरीके से शुरुआत है, क्योंकि सिर्फ जोशीमठ की ही बात नहीं है। अभी हम टिहरी को हम ले लें, अगर हम उत्तरकाशी को हम ले लें, कर्णप्रयाग को हम ले लें, कहीं जगहों पर इस तरह की दरारों की, ज़मीन धंसने की, सड़क फटने की जो है चीज़ें, जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आई है। तो मतलब ये जो सर खतरा है वो जोशीमठ तक सीमित नहीं है, सब जगह फैला हुआ है। तो क्या हम ये मान लें कि ये सारे ही पहाड़ खतरे में हैं? डेफिनेटली, अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे और आइसोस्टैटिक बैलेंस को जो है अगर आप दिक्कत में लाओगे, तो वो चीज़ खतरनाक हो जाएगी। प्रकृति कहती है कि आप अपने दायरे के अंदर रहो। हमारे लिए जब हम नेचर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग एक कैरिंग कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं, इसको धारिता क्षमता कहा जाता है। तो नेचर की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो आप कोई काम कर रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल, वो आपको बर्दाश्त करती है, लेकिन जैसे ही आप कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर निकल जाते हो, वैसे ही वो क्या होता है, आपको रिटेलिएट करती है, आपको वापस करती है, और फिर वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की तबाही होती है। और सिर्फ बात पहाड़ों की नहीं कह रहे हैं, आज की डेट में चाहे कोस्टल इलाका हो, मैदानी इलाका हो, पहाड़ हो, जहाँ पर भी हम इस नेचर को, हम इस बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे, वहीं पर हमारे लिए प्रॉब्लम आती जाएगी। अगर आप मैदानों में भी ढेर सारे ग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करेंगे तो ये धंसाव होता चला जाएगा। और आप देखिए कई पुणे में हुआ धंसाव हुआ, दिल्ली में हुआ, तो ये बहुत कॉमन फेनोमिनन आने वाले टाइम में हो जाएगा। जैसा बताया, कई सारे वैज्ञानिकों ने भी बताया कि पुराने शोधों से पता चलता है कि ये भूस्खलन की ज़मीन पर, उस हिस्से पर बना हुआ है। तो ऐसे में सब पुराने समय में जब इतने सेंसिटिव जोन पर जब जीवन बसने लगा और अब इस तरीके से बढ़ने लगा, तो मतलब इसकी शुरुआत ही क्यों और किस तरीके से हुई? मतलब अगर ये पहले से ही इतना डेंजर जोन था तो शुरुआत मेरे ख्याल से होनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं, देखिए मैंने अभी कहा ना कि हमें पता ही नहीं कि क्या है। अगर ये घटना नहीं होती या इतनी तबाही नहीं होती तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत जानना मुश्किल था कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम 60 साल हमारी लाइफ होती है, औसतन इंसान की एक लाइफ होती है, इसमें अगर इंटेलेक्चुअल लाइफ कहा जाए तो 40 साल होती है। लेकिन जो प्रकृति होती है उसमें होने वाले बदलाव बड़े धीरे धीरे होते हैं। उनको आप एकदम से जब तक आप नोटिस नहीं कैरिंग कर कैपेसिटी सकते के हो। अंदर हो, हाँ। तब तक आपको नहीं पता कि आपने कितना ग्राउंड वाटर यूज़ कर लिया, कितना आपने पेड़ काट लिए, कितने पहाड़ दरक गए। वो अचानक से जिस दिन वो एक बड़ा डिजास्टर होता है उस दिन हमें पता चलता क्या हो गया। सो ये एक बड़ी खतरनाक जो चीज़ होती है, जो हम बार बार इसको देखते हैं। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि हमें नेचर को समझना पड़ेगा। और देखो सारी प्रॉब्लम की जड़ आबादी है। इतनी पॉपुलेशन पे आप क्या करोगे? राज्य सरकारों के पास कोई आपका विकल्प नहीं है। पहाड़ जो है वो विकास की दौड़ से पिछड़े हुए हैं। जोशीमठ बहुत स्ट्रैटेजिक जगह है, बहुत स्ट्रैटेजिक जगह है। अब आपके सामने चाइना का एक एग्जांपल है, आपको बॉर्डर सिक्योर करना है। चाइना 24 घंटे में आपके बॉर्डर्स तक पहुंच सकता है। आपको पहाड़ी इलाकों में पहुंचने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो आप क्या करते हैं, आपको अपने बॉर्डर्स तक रोड बनानी पड़ेगी, आपको टैंक ले जाने पड़ेंगे, आपको तमाम तरह के जो है वो हेलीपैड्स बनाने पड़ेंगे। तो आपकी मजबूरी हो गई कंस्ट्रक्शन करना। दूसरा, राज्य में भी अगर आपको टूरिज्म है, पन बिजली चाहिए, तो आपको विकास करना पड़ेगा। तो ये जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, ये दोनों का जो मॉडल है बहुत खतरनाक है। इसका कोई बीच का रास्ता नहीं। प्रॉब्लम है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए हमें बहुत, बीच का रास्ता मतलब हम आज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहे हैं 86,000, तो हम उसको हम सौर बिजली की तरफ जा सकते थे, हम कोई और रास्ते ढूंढ सकते थे। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सॉल्यूशन एक्चुअली में नहीं होता। हम कितना भी कोशिश करें, इतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट कहाँ से करेंगे? उस राज्य की अपनी डिमांड है, उस राज्य की अपनी ज़रूरतें हैं। तो निश्चित रूप से हमें जो यहाँ मुझे जो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है वो ये है कि ओनली टेक्नोलॉजी विल गिव अस द वे। हमें केवल टेक्नोलॉजी ही बचा सकती है और कोई तरीका नहीं है। टेक्नोलॉजी के थ्रू और नेचर के थ्रू, मतलब जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो बहुत सी जगह आपने देखा होगा इको सेंसिटिव टूरिज्म होता है, तो उनको बताया जाना चाहिए कि ये तुम्हारे खेलने कूदने की जगह नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे मस्ती करने की जगह नहीं। तुम तो यहाँ से चले जाओगे, तुम दिल्ली से आए दिल्ली चले जाओगे, बम्बई से आए बम्बई चले जाओगे, बट यहाँ पर जो फुटप्रिंट होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। तो
हमें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम इन राज्यों को इंसेंटिव दे सकें। हमें रास्ता निकालना होगा कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि आप एक खास क्षेत्र में रह रहे हो जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, तो यहाँ आप दिल्ली मुंबई की तरह आप जो है डेवलपमेंट नहीं सोच सकते। सर अभी जोशीमठ की जो स्थिति है, अब उसमें वो वाली बात है कि अब तो लाठी पीटने से क्या ही मतलब है, जो होना था वो हो गया। पर क्या अभी भी कोई ऐसी गुंजाइश है कि जोशीमठ को फिर से जिंदा किया जा सकता है? देखिए, नेचर में कोई भी प्रोसेस बहुत स्लो या होता है। अब ये सिर्फ पूरी तरीके से, जैसा कि भविष्यवाणी तरह तरह की हो रही है कि पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, या फिर कुछ भविष्यवाणी में ये भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ भी पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, तो क्या ये प्रोसेस ऐसा ही होगा या फिर अभी कुछ प्रयास लेकर जोशीमठ की बात अगर करें या फिर इसके अलावा जो दूसरे भी क्षेत्र हैं, क्या उनको बचाने का प्रयास किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई कम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई घटना हो जाती है तो हम उसके बाद छोटी मोटी कमेटी बना के वो करते हैं। अगर हम देखें तो हिमालय एक बहुत सेंसिटिव जोन है, टेक्टोनिक जोन है। हमें पूरे हिमालयन रीजन की जो है वो एक बहुत ही बड़ी मैपिंग करानी होगी, हमें डिफरेंट एजेंसीज की मदद लेनी होगी और हमें एक बहुत कम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, हम प्लान तैयार भी कर लेते हैं, कोई कमेटी बन भी जाती है, तो राज्यों तक जब मैटर आता है तो राज्य सबसे पहले प्राथमिकता किसको देते हैं? अपने विकास में। आपने कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में देखा, जब सह्याद्री में हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, रिपोर्ट आई, बोला एक्सेसिव माइनिंग सह्याद्री को खराब कर रही है, गवर्नमेंट चेंज हुई, कमेटी की रिपोर्ट चेंज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मामला सिर्फ 5 साल के चुनाव जीतने पे डेवलपमेंट दिखाने का नहीं है, मामला इस पूरे हिमालयन क्षेत्र का है, मामला जो है ये पूरे इको सेंसिटिव जोन का है। तो हमें बड़ा ही एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से इस पर सोचना होगा और हमें इस पर ये चीज़ करनी होगी, क्योंकि ये मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ और हिमालय को जो समझ रहा हूँ, ये केवल जोशीमठ की घटना नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे ऋषिकेश भी इसमें शामिल होता जाएगा और पूरा नैनीताल में आप देखिए पहाड़ बहुत बुरी तरीके से दरक रहे हैं और ये हम आज इसको अलग अलग घटनाओं के रूप में देख रहे हैं। बेसिकली ये सभी एक ही बहुत बड़ी होने वाली हलचल का हिस्सा है। ये नेपाल से लेकर जो पूरा हिस्सा है और ये कश्मीर के जो है वैली तक ये पूरा रन कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें बहुत बड़े पैमाने पर ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में किसी भी राज्य की इकोनॉमी बचेगी नहीं। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर हमें इस पे काम कर और टेक्नोलॉजी की पूरी मदद लेनी होगी। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना अच्छे से एलैबोरेट करके इस चीज़ को समझाने के लिए। और जाहिर सी बात है कि जो आज जोशीमठ की तस्वीर है वो जोशीमठ की ही नहीं है, वो कई और राज्यों की तस्वीर हो सकती है जो इस क्षेत्र में बसे हैं, और शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये जो परिवर्तन है या जो धंसने की पूरी प्रक्रिया है ये धीरे धीरे सालों से चलती आ रही है और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन ने या फिर कह लीजिए अपने एक छोटे फायदे के लिए या इंसानियत मानव की एक लालच ने इन सब चीज़ों को और ज़्यादा तेज़ रफ्तार दे दी है, जिसके लिए शासन प्रशासन सरकारों को इन सबको तो सोचना ही होगा, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और इवन हम सभी लोगों को ये सोचना होगा कि प्रकृति के साथ तालमेल चलाए बिना हमारा विकास किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।